हाँ जी, तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बच्चों ये जो टॉपिक है इसमें रिजल्ट्स भरे हुए हैं, मतलब ढेरों रिजल्ट्स हैं और डायरेक्टली टू द पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में काम आते हैं, टू द पॉइंट। तो अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना। बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में, हल्का सा बच्चे को टेंशन रहती है। नॉर्मल अगर हम लोग इनका बैलेंस देखें तो एक ही बात है, फॉर्मूला सेम आता है, लेकिन बेटा अगर एप्लीकेशन पार्ट में देखें तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना सुनो। तो बच्चों ग्रेविटेशन फील्ड एंड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेशन ईजी या फिर ओनली स्मॉल जी भी लिख देते हैं। ये कुछ और नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी बच्चों, कुछ वैसा ही सिस्टम है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद हो तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं रिकॉल करवा देता हूँ बच्चों। दिस इज सोर्स चार्ज, ये कोई चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया बेटा पी, और पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बच्चों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेने के लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा था। तो फिर सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना और उसमें टेस्ट चार्ज डिवाइड दिया, तो मुझे आंसर मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनकेस अगर मैं क्यू नॉट को यूनिट अमाउंट ले लूँ, क्यू नॉट को मैंने क्या ले लिया बच्चों, यूनिट अमाउंट, तो मैं E इज इक्वल टू एफ भी लिख सकता हूँ फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज। याद है, तो दिक्कत नहीं। और फिर बेटा यही क्यू चार्ज और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन आया वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में देना चाहें तो आर कैप दे सकते हैं। कंडीशन बेस में प्लस या माइनस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। डायरेक्शन जो थी वो आप जानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिवली आउटवर्ड, नेगेटिवली इनवर्ड। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिवाइज किया। अब इस कॉन्सेप्ट को जो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी क्लिक कर रहा है उसको मैं कुछ नए फॉर्म में स्विच कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने बच्चों एक सोर्स मास ले लिया कैपिटल एम, सेंटर हो। अब इससे स्मॉलर डिस्टेंस पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है पॉइंट पी पर, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मैंने क्या किया, टेस्ट मास रख सकता हूँ एम नॉट। तो सोर्स मास की वजह से टेस्ट मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो है F, और इसी में मैंने टेस्ट मास m नॉट का डिवाइड किया, तो मुझे आंसर मिला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ओनली स्मॉल जी भी अपने दे सकते हैं, तो एक्सक्यूज, तो दिक्कत नहीं था। सेम सिस्टम, इफ m नॉट हैव यूनिट अमाउंट देन ये कंडीशन क्या था, सोर्स मास m, डिस्टेंस स्मॉल r। और इस पॉइंट पर अगर मैं इंटेंसिटी पर बात करूँ ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिलती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट आई गया, चार्ज को रिप्लेस किया मास से और डिस्टेंस स्क्वायर अपनी जगह गई, ओके। बच्चों इनकेस अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कैपिटल एम जो मास है वो क्या करेगा, अट्रैक्शन नेचर ही देगा। तो जो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये देखिए इस सिचुएशन में रहेगा, यूनिट वेक्टर बना के दें, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर वेक्टर फॉर्म में दे दो माइनस साइन जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, तो यहाँ पर आर डायरेक्शन, आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर कैप, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पोजीशन आर कैप। अब डायरेक्शन के अपोजिट है तो आर कैप के अपोजिट आएगा तो माइनस साइन, ये याद रखना, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जब भी दोगे तो हमेशा माइनस साइन ही यूज होगा, ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। रीजन ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। ये बात शायद हम लोग हल्की फुल्की कुछ पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला देखने को लगता है कि यार अपन एक्सेलरेशन पर ये है, लेकिन बेटा एक्चुअल में एक्सेलरेशन नहीं है, ये अभी याद ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए कुछ कंडीशंस पर हम लोग बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग।
ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, सुनिएगा। हाँ जी, तो देखिए हम रिजल्ट्स पर बात करें। फर्स्ट कंडीशन लोग लेते हैं, बच्चों मैंने एक सॉलिड रॉड लिए, ठीक है, मास कितना है इसका m, लेंथ कितनी है इसकी बेटा l, और रॉड से स्मॉलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया था मैंने P, और पॉइंट P पर मुझे रिक्वायर्ड है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है। तो जो ये रॉड है, मास m है, लेंथ l है, और इससे एक्सिस पर r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। ये जो पॉइंट P है कैसा है, एक्सिस पॉइंटेड है, एक्सिस पॉइंट। तो इस पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का अगर मैं रिलेशन लेना चाहूँ तो रिलेशन है जी एम अपॉन आर, 1/r माइनस 1/r प्लस एम। कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, और वो गड़बड़ ये कर देते हैं कि वो इस बात को इस तरह से सोच लेते हैं कि बेटा यहाँ पर जो हम लोग ऐसा करेंगे, सेंटर ऑफ मास ले लेंगे और सेंटर से डायरेक्ट डिस्टेंस लेंगे तो r और ये l/2। ऐसा मत करना होगा, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं है, अलग अलग है। रीजन क्या है, रीजन है कि आप शायद इस बात को रियलाइज करेंगे कि जो हाफ लेंथ है वो इस पॉइंट पी के कंपैरेटिवली नियर अबाउट है, और रिमेनिंग हाफ लेंथ इस पॉइंट पी से कंपैरेटिवली दूर है। थोड़ा ये जो राइट साइड वाला पार्ट है इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और लेफ्ट साइड वाला कम रहेगा। तो ध्यान रखना पॉइंट पी के लिए इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमिलर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना टेंशन ना भी लेते, बड़ा फॉर्मूला आपके सामने, g/r 1/r माइनस 1/r प्लस एल। यहाँ पर एल रॉड की लेंथ है, आर यहाँ पर इस किसी भी एक कॉर्नर से रिक्वायर्ड पॉइंट पी का डिस्टेंस है, एम यहाँ पर रॉड का मास है जो कि यूनिफॉर्म सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। दिक्कत नहीं है। बेटा इस बार हम लोग सेम स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ये जो रॉड है, मास m है, लेंथ l है, और बेटा इसके सेंटर से इक्वेटर पर डिस्टेंस ले लिया मैंने स्मॉलर, और यहाँ जो पॉइंट है उस पर मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं, तो टेंशन, तो पॉइंट पी पर मुझे क्या चाहिए। तो इस सिचुएशन में ध्यान देना अच्छे से, जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा था 2g/r अपॉन l² प्लस 4r²। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बट यहाँ पर कैपिटल M वो मास है, r सेंटर से रिक्वायर्ड पॉइंट का डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। l² प्लस 4r², यहाँ पर बेसिकली जो होता है ये रिलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए था, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, डेरिवेशन पार्ट अभी हमारे किसी काम का है नहीं होता, ठीक है। अगर ओलंपियाड लेवल पर हम लोग बात करें तब जाकर के डेरिवेशंस काम आते हैं, फिर अगर फुर्सत मिले तो डेरिवेशंस भी आपको और करवा दिए जाएंगे, कोई टेंशन मत समझो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं बच्चों, ध्यान देना। हाँ जी, एक यूनिफॉर्म रिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। ये मैंने एक रिंग ली, रिंग का सेंटर हो, रेडियस आर, और उसके एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिया आप लोगों ने x। रिंग का सेंटर हो, रेडियस आर, अब रिंग सेंटर हो, रेडियस आर, रिंग का मास कितना है m, एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है x। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पर अगर हम बात करें, ध्यान देना, तो gmx अपॉन r² प्लस x² रेज टू पावर 3/2। ये कुछ वैसे ही जैसे तुम्हारे पुराने रिजल्ट्स हैं,
ठीक है, रिंग आपके सामने है, सेंटर में है, रेडियस आर है, मास एम और एक्सिस पर डिस्टेंस स्मॉल एक्स पर आपको बात करनी है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला रहेगा, जी एम, एक्स क्या है इसके एक्सिस पर डिस्टेंस है सेंटर से, और आर इसकी रेडियस है, समझ गए। तो एक्सक्यूज दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बच्चों इसी सीक्वेंस में, इसी सिचुएशन में एक कंडीशन और आती है, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कस किए। इनकेस अगर आप रिक्वायर्ड पॉइंट पी को स्विच करें, चेंज करें, जैसे आप लेफ्ट राइट कहीं भी लेकर जाते हैं बच्चों, तो लेफ्ट राइट ले जाने पर एक लोकेशन ऐसी आएगी जहां पर कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट एक्सिस, तो उस पर क्या हो जाएगा टर्म, dg/dx जीरो हो जाएगा। क्या ना जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो अगर पॉइंट पी की लोकेशन को आप स्विच करते हैं तो एक्स की वैल्यू तो चेंज होगी, मास चेंज होगा नहीं, आर चेंज होगा नहीं, तो क्या चेंज होगा, एक्स। तो एक्स को चेंज करते करते एक ऐसी लोकेशन मिलेगी जहाँ पर कि जी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो जो लोकेशन है उसको हम लोग अगर इस तरह सॉल्व करते हैं तो अगर एक्स की वैल्यू आएगी +-r/√2, ध्यान रखिएगा। इसको बाकायदा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रूव भी कर चुके हैं और आप इसे प्रूव और भी कर सकते हो। डिफरेंशिएट अगर करना चाहेंगे तो देखिए इसको gm को तो हटा दीजिए, अब यहाँ d/dx अप्लाई कर देंगे पहले x पर, और यहाँ पर ये अगर देखें तो r² + x² (-3/2), इसको एज इट छोड़ दो और प्लस x को रिलीज कर दोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -3/2 r² + x² एंड -1 तो -5/2 और x² कितना आ जाएगा 2x = 0। ये कुछ करेंगे आप लोग तो दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसको अगर हम लोग सॉल्व dx/dx 1 हो गया तो देखिए 1/r² + x² रेज़ टू पावर, या फिर ऐसा करते हैं ना ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं, चलो बढ़िया है, r² + x² ऊपर ही रहने दो, -3/2 इसको ट्रांसफर किया था हम लोगों ने = 2x, और ये x तो कितना आ जाएगा 2 तो कैंसिल कर x × x² और ये हो गया -3 x² और ये r² + x² -5/2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करें डिवाइड में, और फिर ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो +5/2 हो जाएगा। क्या कोई समस्या तो वाली बात नहीं, -3 है। ओके सॉरी, ये ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, 3x² = r² + x², कितना रहा बेटा 1 हो जाएगा ना, 12 से तो प्लस मतलब 5 माइनस में तो 2। अब इस सिचुएशन में x² ट्रांसफर कर दिया 2x² = r², तो x² कितना आ गया r²/2, तो स्क्वायर टाइम तो क्या आ जाएगा बेटा +- कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन हम लोग डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा ना, +- का मीनिंग कुछ और नहीं, ये है कि राइट साइड अगर आप पॉजिटिव लेते हैं लेफ्ट साइड का नेगेटिव हो जाएगा। दोनों तरफ ऐसा पॉइंट आपको जरूर अटेम्प्ट करना, जहाँ पर कि वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। राइट साइड में लेफ्ट साइड +- के इतना सा मीनिंग है और कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है डन। हाँ जी सुनिएगा ध्यान से, तो इसी सीक्वेंस से थोड़ा और आगे चले, ध्यान देना। अगर हम लोग पॉइंट पी को सेंटर पर ले आए, सेंटर पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। क्या अगर पॉइंट पी खुद सेंटर पर आएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0, 0 रखते ही कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं। इनकेस अगर आप इन्फिनिट पे चले गए तो x टेंड्स टू इन्फिनिट हो जाएगा, तो वहां भी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा। इन्फिनिट मतलब आउट ऑफ अप्रोच, जहाँ पर पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में, इन दोनों ही सेगमेंट में अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ध्यान रखना। हाँ जी बेटे, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, खुद सेंटर पर दो, फिर g हो गया और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास बेटा x,
तो जब आप लोग सेंटर पर तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी है 0, और आगे बढ़ने के साथ साथ पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चों r/√2 डिस्टेंस है मैक्सिमम हो गया, और उससे आगे वापस से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका लेफ्ट पार्ट बनाता हूँ तो लेफ्ट साइड में बना हुआ हो सकता है। इनकेस अगर मैग्नीट्यूड बना रहे तो मैग्नीट्यूड में तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन भी ऊपर ही आएगी, और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में बना रहे हैं तो फिर ये ग्राफ नीचे बनेगा। ध्यान रखना इस बात में, ग्राफ में थोड़ा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज ना कर दे तुम्हें कि जी की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो ये ग्राफ तो हो ही गया, अगर ये जी मैग्नीट्यूड तो इस इधर लेफ्ट साइड में तो ये ग्राफ सेम अमाउंट में बना सकते हैं बच्चों, वही r/√2। लेकिन केस अगर वेक्टर फॉर्म में तो फिर ये चीज़ नीचे स्विच कर जाएगी, ध्यान रखिएगा डायरेक्शन की बेस पे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, एक्सक्यूज तो दिक्कत वाली बात है ना, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन? ओके, और नेक्स्ट हम लोग टारगेट ले रहे हैं फॉर हॉलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना हो। एक हम लोगों ने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिया, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन ओनली सरफेस पर है। ठीक है, ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन ओनली सरफेस पर है। क्लियर रखना, इट इज नॉट अ रिंग, इट इज अ स्फीयर। सेंटर हो, रेडियस r, मास लिया हम लोगों ने m। इनकेस अगर द रिक्वायर्ड पॉइंट इस होलो स्फीयर के बाहर है, ठीक है, डिस्टेंस स्मॉल r, ये पॉइंट भी बाहर है, तो इस कंडीशन में क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी ना, Gm/r²। ओके, Gm/r², ध्यान देना अच्छा। इनकेस अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे बेटा, वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन और ये आर कैप हो जाएगा, ध्यान रखना डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, याद रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हटा रहा हूँ उसे माइनस, वेक्टर फॉर्म हटा दिया मैंने, बाकी जरूरत पड़े तो समझिए ना, बार बार मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जो भी इसका पोजीशन वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर डाल देना और माइनस साइन अप्लाई कर देना, सीधा आंसर है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ जी। सेकंड कंडीशन, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर पॉइंट भी सरफेस पर आ गया तो पॉइंट भी सरफेस पर आते ही, ये तो आउटसाइड के लिए, ये सरफेस पर अगर हम बात करें तो Gm/R², और अगर इनसाइड ले लें स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, इनकेस अगर पॉइंट भी कहाँ पर हो, अंदर हो, तो स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, तो G इनसाइड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, पोटेंशियल ये होलो के लिए। सॉलिड के लिए अगर बात करें तो स्फीयर लिया हम लोगों ने, सेंटर हो, रेडियस r, मास m। ये जो सॉलिड स्फीयर है, आउटसाइड रिजल्ट सेम रहेगा, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, आउटसाइड रिजल्ट सेम है, सरफेस का रिजल्ट भी सेम रहेगा। अगर अंदर की बात हम लोग करें तो G इनसाइड कितना रहेगा, G कैपिटल M x/r³। ध्यान देना, अगर आपने डिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल r लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर से रिक्वायर्ड पॉइंट अंदर है तो डिस्टेंस को x लिया, r लिया, वो अपनी टेंशन की बात है, तो r अगर ले तो r भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो Gm स्मॉल r कैपिटल R3, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जो भी वेरिएबल हो वो लिख देना, डिस्टेंस तुमने x लिया तो x लिख देना, y तो y लिख देना। G यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल M टोटल मास, r कंप्लीट रेडियस है, और ये स्मॉल r x जो भी आप ले रहे हैं वो सेंटर से रिक्वायर्ड पॉइंट का डिस्टेंस है जो कि बॉडी के अंदर है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इनकेस अगर आप चलते चलते सेंटर पर पहुंच गए तो सेंटर पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट सेंटर पर पहुंच गए तो r0, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। बाकी जब तक आप अंदर रहेंगे तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हैं आप लोग। जब तक आप मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर है तो वो इंटेंसिटी डिस्टेंस स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्मॉल r इंक्रीजेज देन स्मॉल g आल्सो इंक्रीजेज अप टू इट रीचेज टू सरफेस, तब तक सरफेस पर ना पहुंच जाए। सरफेस से बाहर निकलोगे तो स्मॉल r इंक्रीजेज देन स्मॉल g डिक्रीजेज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, अगर ग्राफ की बात हम लोग करें तो ग्राफ इजीली मैनेज कर सकते हैं।
वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो ध्यान रखना नेगेटिव साइन रहेगा, तो ओरिजिन से नीचे बनाना। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म बना रहे हैं तो आपकी मर्जी है, ऊपर या नीचे कोई भी डायरेक्शन बना सकते हैं। मैं नीचे ही बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन एंड स्मॉल आर ग्रेटर देन। अब तो शायद मेरे हिसाब से काफ़ी ये ग्राफ वगैरह बना चुके हैं आप लोग, तो परेशानी नहीं आनी चाहिए। जब अगर बेटा हम लोग होलो स्फीयर पर चले, जब तक आप अंदर है तब तक वैल्यू शून्य बनी हुई है। सरफेस में वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम, और उसके आगे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बात पहले क्लियर कर दी है। अगर आप वेक्टर फॉर्म बनाते हैं तो नीचे बनाना, नेगेटिव साइन रहेगा और कोई खास बात नहीं, नीचे बनाना ही चाहिए उन माइनस साइन को डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म तो ऊपर भी बना सकते थे हम लोग, ठीक है। अगर इस सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ बने तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है सेंटर पर 0 है और जैसे आप बाहर बढ़ेंगे तो स्मॉल आर इंक्रीज तो स्मॉल जी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो बेटा जैसे आप सेंटर से दूर जाना शुरू होंगे तो स्मॉल आर इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, सॉरी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये इस तरह से आप जी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप दे सकते हैं। वैल्यू क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, लॉजिक सेट है अच्छे से, किसी भी तरह बोल रहे दिमाग में बोलो, नो टेंशन। अच्छा हाँ बेटे देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक सर्कुलर आर्क की वजह से, ठीक है ना। ये मैंने कंप्लीट रिंग नहीं लिया था, मैं पूरी रिंग ना लेकर सिर्फ इसका एक आर्क ले रहा हूँ, पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो उसमें मैंने एक सर्कुलर आर्क लिया है। आर्क लेंथ मतलब आर्क का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम, रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया था। और जो सर्कुलर आर्क है इसने इस सेंटर पर, अपने फिजिकल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है वो किया है 5, ठीक है। सबटेंडेड एंगल कितना है 5। तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट बना के, मास एलिमेंट बना के और पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँगा तो टूवर्ड्स मास आएगा, तो डायरेक्शन ए आएगा ना। तो यहाँ पर क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो ये जो सेंटर ओ है इस पर जो इंटेंसिटी बनेगी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, वो किस तरह बनेगी बेटा, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए बनेगी। सहमत हो, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी बाई 2 और बाई 2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी इंटेंसिटी की, ध्यान देना 2gm अपॉन आर स्क्वायर साइन 5/2 अपॉन 5, ये वैल्यू रहेगी बच्चों, याद रखना, ठीक है। 2g अपॉन आर स्क्वायर साइन 5/2 अपॉन 5 यहाँ पर एंगल सबटेंड बाय सर्कुलर आर्क ऑन इट्स सेंटर, ये 5 है। यहाँ साइन के साथ इसका 5/2 काम आ रहा है और यहाँ पर डायरेक्टली 5 एंगल काम आ रहा है। जब भी इस टॉपिक को या ये फॉर्मूला यूज़ करते ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है 5 की जगह आपको डिग्री में देते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है साइन के साथ, लेकिन इस जगह रखते हुए हमेशा रेडियन में ही रखना, डिग्री में मत रख देना होता, थोड़ा ध्यान रखना। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये बहुत सारी कंडीशंस को हैंडल करता है एक साथ। इस पर मैंने स्टार मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बच्चों में, एक साथ ही बहुत सारी ढेर सारी कंडीशंस को होल्ड करता है। देखिए ध्यान दीजिए, इनकेस अगर मैं बात करूँ ये अगर सर्कुलर आर्क कंप्लीट रिंग बन जाए, सर्कुलर आर्क कंप्लीट रिंग बन जाएगा, तो एंगल फाई कितना हो गया, 2 पाई हो गया। देखिए 2gm अपॉन आर स्क्वायर, पाई कितना हो गया 2 पाई। अब यहाँ पर रखेंगे 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 क्या होगा पाई, तो साइन पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, आंसर 0। और आपको पता ही था कि रिंग के सेंटर पर क्या होता है, स्मॉल जी 0 होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करता है। तो इनकेस अगर ना हाफ सर्कमफेरेंस आ जाएगा, ये दे दिया आपको हाफ रिंग, हाफ रिंग अगर दे दी ना, ठीक है, तो एंगल कितना सबटेंड किया पाई, पाई के लिए क्या आगे पाई होगी, कितना आ गया 2gm अपॉन आर स्क्वायर, तो एज इट इज, और 5 के लिए कितनी पाई,
यहाँ पर पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन केस वापस से हाफ रिंग दिए बच्चों आपको, लेकिन 50% अलग मटेरियल और 50% अलग मटेरियल है, ये दे दिया आपको। ठीक है, ये अलग अलग, मुझे मान लीजिए कॉपर से बनी हुई हाफ पार्ट और ये आयरन का बना दिया, मतलब अलग अलग मटेरियल देते हैं, ये वुडन है, आयरन है सपोज, इसका मास ले लिया M1, इसका ले लिया M2। बच्चों अगर हम यहाँ से बात करें तो ये एंगल कितना आ गया पाई बाई टू, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा पाई बाई टू, होगा ही नहीं होगा, तो दिक्कत तो परेशानी नहीं। तो M1 जो मास उसका G1 ले लें अपन, तो देखिए 2G, हाँ जी M कितना ले लिया M1 अपॉन R, रेडियस एज इट इज रहेगा R स्क्वायर, पाई कितना होता है यहाँ पे पाई बाई टू, और यहाँ पर आप पाई बाई टू पाई बाई टू अपॉन 2, तो पाई बाई 4 हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है? तो दिक्कत तो परेशान नहीं, फिर 2 टॉप पर चला जाएगा, 4G M1 अपॉन पाई R स्क्वायर, और साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 हो जाएगा क्या बेटा? कोई एक्सक्यूज, तो दिक्कत वाली बात नहीं, ये G1 हो जाएगा बेटा। अब G2 कितना हो जाएगा? G1 की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इस 50% की जस्ट हाफ में ही जाएगी ना, इधर 45 90 डिग्री ना, तो 45 बना देगा, ये तो G1 की डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे G2 की डायरेक्शन ये आएगी क्या? कोई 45 डिग्री और 45 डिग्री बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो G2 कितना आएगा? 4G M2 अपॉन पाई R स्क्वायर 1 बाई रूट 2, बताइए यही आएगा तो कुछ और आएगा? कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं। 2GM M की जगह M1 M2 हो गया, R स्क्वायर हो गया, पाई की वैल्यू कितनी दी है? पाई बाई टू, 2 टॉप पर पहुंचा दिए, और साइन पाई बाई 4 कितना है? 1 बाई रूट 2, समझ में आ गया? अब अगर बेटा हम लोग बात करें तो रिजल्टेंट जो अमाउंट होगा इंटेंसिटी का, जो रिजल्टेंट अमाउंट होगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, आप लोग वेक्टर एडिशन लॉ से यूज कर सकते हैं, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर, होगा नहीं होगा? तो दिक्कत नहीं था भाई, G1 और G2 दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो रिजल्टेंट रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोग बात करते हैं तो इस पूरी वैल्यू को अगर आप लिखें इन शॉर्ट, तो आप क्या लिख सकते हैं? x M1, और उसको आप क्या लिख सकते हैं? x M2, और यहाँ पर 4G अपॉन पाई R स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर x इज x M1 x M2, इन शॉर्ट पूरा लिख दीजिए। G1 के लिए आप रखेंगे x M1 x अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, ये आएगा, ये रख दिया था। x के लिए वापस रख दिए 4G अपॉन पाई R स्क्वायर रूट 2 और अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको क्या 2 रूट 2 लीजिए, रूट 2 को हटाइए तो रूट 2 कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 G अपॉन पाई R स्क्वायर अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। बात है क्लियर है? तो दिक्कत नहीं, तो एक ही फॉर्मूला लेकिन मल्टीपर्पज है। अब इसमें और बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। हाँ बच्चों, इसी कंडीशन में देखिए, अगर कंप्लीट रिंग हो और 50% डिफरेंट मीडियम और रिमेनिंग 50% डिफरेंट मीडियम, ये हो जाए। अब सेंटर पर अगर बात हो ना बेटा, तो यहाँ पर G1 और G2 ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते बेटा? 50-50। अब वहाँ पर क्या करना है? G1 माइनस G2 करना पड़ेगा आपको, जस्ट अपोजिट है तो माइनस भी करना पड़ सकता है आप लोगों को, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर बात ये होता है कि ये फॉर्मूला आप यूज़ करते रहिए, इसमें केयरफुली फाई को कैलकुलेट कर लेना, फाई को ढंग से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेना। अगर फाई के लिए आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले ली तो सीधा आंसर है, आप देख सकते हो, मुझे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बनाए हुए। बातें समझ में आ गई अच्छे से? डन। बाकी नमस्कार करते हो।